hope you guys This call is now being recorded. you guys have read AIDS. Okay, just remember World's AIDS Day is on 1st December. Okay, no cancer. So we'll start with cancer. Why it's World Health Day. Okay, World Cancer Day is on 4th February. December 1st is World AIDS Day, and 4th February is World Cancer Day. Okay. Now, talking about cancer, cancer is one of the most dreaded disease in human beings and is major cause of death. Cancer is one of the most dreaded, matlab destructive disease in human beings and a major cause of death. Cancer cells are also called as neoplastic cells. Cancer cells are also called as neoplastic cells. ये एक पॉइंट है जो आपको नीट में आ सकता है. ओके, नाउ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज इज कैंसर. जो इन्फेक्शन कॉज नहीं करता, धीरे धीरे स्प्रेड होता है, तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में कैंसर सबसे ज्यादा डेथ कॉज करता है. ओके, नाउ मूविंग फर्दर. Cancer cells are also called as neoplastic cells, which has lost the property of contact inhibition, resulting in excessive proliferation of the cell. Know how contact inhibition property works. Let us imagine कि एक एरिया है. ओके, और इस एरिया में टोटल 6 सेल्स बन सकते हैं. तो ये 2 बन गए, 3, 4, 5 एंड 6. ये जो 6 सेल्स हैं, इसके बाद सेवेंथ इसलिए ऐड नहीं होता क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है. ये देखो, ये दोनों एक दूसरे से अटैच है, ये दोनों एक दूसरे से अटैच है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है. तो क्योंकि ये सेल्स एक दूसरे से अटैच में हैं, तो इनकी ना तो एक्स्ट्रा साइज बढ़ पाती है और ना ही एक कोई स्पेस खाली है तो न्यू सेल ऐड हो सकता है. तो कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि एक दूसरे के कांटेक्ट के वजह से जो सेल्स हैं वो नियोप्लास्टिक एक्टिविटी नहीं शो कर पाते. उनको कितना ग्रो करना है, कब डेथ करना है, ये सब प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा रहता है. ओके, सब कुछ सेल्स के सिस्टम में रहता है. अब ये जो प्रॉपर्टी है कांटेक्ट इनहिबिशन की, अगर ये लॉस्ट हो जाए, मतलब यहाँ पे कांटेक्ट इनहिबिशन मिल रहा है, मान लो ये वाला सेल है, उसको कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी मिल रही है, ओके, फिर भी ये ओवर एक्सेसिव प्रोलिफरेशन करता जा रहा है. कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी है फिर भी, तो ये प्रॉपर्टी मतलब ये लॉस कर गया. यहाँ पे होने चाहिए थे 3 सेल्स, बट 3 सेल्स एक्स्ट्रा आ गए. अब इस एरिया पे ये जो एक्स्ट्रा 3 सेल्स हैं इतने, इसको हम कैंसरस सेल्स बोलते हैं. इन्होंने कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी का फॉलो अप नहीं लिया या रूल्स फॉलो नहीं किया. कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे एक्ट नहीं कर रही है, इसको बोलते हैं कैंसरस सेल. ओके, विल मूव फर्दर. Contact inhibition property resulting in excessive proliferation of cell. They are uncontrolled. दे आर अनकंट्रोल प्रोलिफरेटिव सेल्स. उनका कोई कंट्रोल नहीं होता क्योंकि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी लॉस हो गई है. अगर कहीं पे 6 सेल्स बनने थे, अब वो 6,000 भी बन सकते हैं, 600 भी बन सकते हैं. ओके, तो दे हैव लॉस्ट द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी and they are uncontrolled. Now, study of cancer is called oncology. This is important term. Study of cancer is called as oncology. Okay. Now, next, properties of cancerous cell. Contact inhibition lost. High telomerase activity. Now, what is telomerase activity? Now, in the 11th chapter, you must have read about cell cycle and cell division. Now, in cell division, there was a telophase. Okay, after anaphase, telophase was there. Now, this telophase, in the telophase activity, what used to happen was cell was dividing into two individual cell.
एनाफेज में क्रोमोसोम्स ऑलरेडी डिवाइड हो चुके रहते थे, सिर्फ टीलोफेज में दो सेल्स का साइटोकाइनेसिस होता था। तो यहाँ पे भी साइटोकाइनेसिस होना मतलब सेल नंबर बढ़ना। तो साइटोकाइनेसिस की जो प्रॉपर्टी है वो टीलोमरेस एक्टिविटी कंट्रोल करता है। जितना ज्यादा टीलोमरेस एक्टिविटी उतना ज्यादा सेल डिवीजन। नॉन कैंसरस सेल में टीलोमरेस एक्टिविटी कम होती है, बट कैंसरस सेल में टीलोमरेस एक्टिविटी, टीलोमेरेस का एक एंजाइम है वो ज्यादा दिखता है। ओके, नो प्रोटोजीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑन्कोजीन। नो व्हाट इज दिस प्रोटोजीन एंड ऑन्कोजीन? ऑन्कोजीन वो है जो कैंसर को स्टिमुलेट करने वाले सेल्स होते हैं बॉडी में, ताकि वो कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाए, टीलोमेरेस एक्टिविटी कम से ज्यादा हो जाए। ये सब चीजें जीन्स कंट्रोल करते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी इनएक्टिव फॉर्म में बैठी है तो उसको प्रोटोऑन्कोजीन बोलेंगे। अगर वो एक्टिवेट हो गई किसी रीजन से तो उसको ऑन्कोजीन बोलते हैं ना। नाउ ये जो जीन है प्रोटोऑन्कोजीन, इसको कौन एक्टिवेट करता है? तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्रोटोऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट करते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो प्रोटोऑन्कोजीन अगर ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाए तो भी कैंसर की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, मूविंग फर्दर, इनहिबिशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसिंग जीन। अब अगर कभी प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाए, उसको भी रेगुलेट करने के लिए ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, ताकि कैंसरस सेल्स ना बने। बट जैसे ही प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होता है, ऑन्कोजीन इनहिबिट कर देता है ट्यूमर सप्रेसिंग जीन को, जिसके कारण ऑन्कोजीनियस प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होता है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है। ओके, पहला है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लॉस्ट हो जाता है। सेकंड, हाई टेलोमेरेस एक्टिविटी। थर्ड, प्रोटोन कोजीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजीन्स में। फोर्थ, इनहिबिशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसिंग जीन। एंड फिफ्थ, एक्सेसिव प्रोलिफरेशन। नाउ टाइप्स ऑफ कैंसर बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के सेल्स के ऊपर कैसे हैं कैंसरस वो हम देखेंगे। अगर हम कार्सिनोमा टर्म यूज कर रहे हैं, इफ वी आर यूजिंग कार्सिनोमा, ना कार्सिनोमा रिप्रेजेंट्स कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आपने 11th में पढ़ा होगा, there are four types of tissue: epithelial, connective, muscular and neural। तो अगर एपिथेलियल टिश्यू के ओरिजिन का कैंसर रहेगा तो उसको हम कार्सिनोमा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कार्सिनोमा ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, 85% ऑफ टोटल कैंसर आर कार्सिनोमा। तो टोटल कैंसर्स में 85% जो है वो एपिथेलियल टिश्यू के ही कैंसर है। एग्जाम्पल है स्किन, लंग, ओरल कैंसर एक्सेट्रा। ओके, तो सार्कोमा ये सेकंड टर्म है। सार्कोमा मीन्स टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन। एग्जांपल बोन, मसल्स एंड लिम्फ। अगर वो कनेक्टिव टिश्यू के ओरिजिन का है या मस्कुलर ओरिजिन का है तो उसको हम बोलते हैं सार्कोमा। ओके, नाउ ब्लड कैंसर एक कॉमनली यूज कैंसर है, उसको हम ल्यूकेमिया भी बोलते हैं एंड लिम्फोमा भी बोलते हैं। इसके अंदर जीन 9 and 22 एंड जीन 8 and 14 के अंदर चेंजेस आते हैं, जिसके कारण जेनेटिकली जो माइलॉइड सेल्स हैं रेड बोन मैरो के, वो प्रोलिफरेट हो जाते हैं और एक्सेसिव इमेच्योर डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी वो प्रोड्यूस करने लगते हैं। ओके, नाउ कॉजेस ऑफ कैंसर। क्या है कैंसर कॉज का? तो मैंने पहले ही बताया था, प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो है ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ कार्सिनोजेंस। नाउ कार्सिनोजेन क्या है? व्हाट इज कार्सिनोजेन? Carcinogen is agents who cause cancer। ओके, जो भी एजेंट्स कैंसर कॉज करते हैं उसको हम कार्सिनोजेन बोलते हैं।
तो यहाँ पे हम बेसिकली कार्सिनोजेंस को पढ़ेंगे ना। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज कार्सिनोजेंस। अब इसमें कुछ कार्सिनोजेंस दिए हैं: रेडिएशन, केमिकल, फिजिकल एजेंट्स एंड बायोलॉजिकल एजेंट। आपको ये चारों टर्म बोर्ड्स में भी कार्सिनोजेंस पूछा जाए तो ऐसे ही लिखना है: रेडिएशन, देयर आर फोर फैक्टर्स, पहला रेडिएशन, सेकंड केमिकल, थर्ड फिजिकल एंड फोर्थ बायोलॉजिकल। ठीक है, एक एक को हम अच्छे से देखेंगे। नो, पहले रेडिएशन। रेडिएशन में दो हैं, इसमें थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं है बट आई विल रीड इट अलाउड। रेडिएशन में दो टाइप है: आयोनाइज एंड नॉन आयोनाइज। ये सब एनसीईआरटी में दिया है, डोंट वरी। रेडिएशन का आयोनाइज एंड नॉन आयोनाइज। नॉन आयोनाइज में आते हैं यूवी रेस एंड इंफ्रारेड। अब देखो, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कई बार हम लोग यूवी एंड इंफ्रारेड को आयोनाइज में देख लेते हैं, पर आपको याद रखना पड़ेगा आयोनाइज में आता है एक्सरे एंड गामा रेस। ओके, तो आपको एक निमोनिक्स बनाना पड़ेगा: XIG या GIX, जो भी आप कोड बनाओ। जिक्स मैंने बनाया था ताकि गामा आयोनाइजिंग है अलोंग विथ एक्सरे, एंड नॉन आयोनाइजिंग में NIU। NIU में आता है नॉन आयोनाइजिंग इज यूवी रेस एंड इंफ्रारेड। ओके, केमिकल की बात करें तो टोबैको, इस्ट्रोजन एंड डाइस, ये कुछ कार्सिनोजेंस के नाम है। टोबैको, इस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि, और डाई। नाउ फिजिकल एजेंट्स: शार्प टीथ और कांगरी, ये भी फिजिकल एजेंट्स हैं। शार्प टीथ जो है ओरल म्यूकोजा का कैंसर प्रमोट करता है, एंड कांगरी इज बेसिकली इट इज एक मिट्टी का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर कोल्स या हीटेड स्ट्रक्चर रखा जाता है। यूजुअली कश्मीर वगैरह में यूज किया जाता है। उसको अपने ग्रोइंग रीजन पे या हाथों के आसपास रखते हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, कांगरी कोल्ड रीजन्स में यूज करते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, खासकर कश्मीर में बहुत यूज होता है वो। ना बायोलॉजिकल एजेंट में एक ही एग्जांपल है: वायरस। तो हम वायरसेस में भी मैंने उसमें कुछ लिखे हैं कौन कौन से वायरसेस कैंसर कॉज करते हैं। हर्पीस है, कपोसी, हेपेटाइटिस B and C, इप्स्टन बार वायरस, जिसको मैंने EBV भी लिखा है, EBV एप्स्टन बार वायरस। ओके, HPV ह्यूमन पैपिलोमा। ओके, ये कुछ वायरसेस के नाम है: हर्पीस, हेपेटाइटिस, एप्स्टन बार वायरस एंड HPV ह्यूमन पैपिलोमा। नाउ मूविंग फर्दर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्सिनोजेंस, कैसे कार्सिनोजन कॉज करते हैं। बट उससे पहले एक और बार हम लोग कार्सिनोजेंस को याद रख लें। तो रेडिएशन में है आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में है एक्सरेस एंड गामा रेस, GIX। नॉन आयोनाइजिंग में है यूवी एंड इंफ्रारेड। केमिकल के अंदर आता है आपका टोबैको, इस्ट्रोजन एंड डाइस। फिजिकल में आते हैं शार्प टीथ एंड कांगरी, एंड बायोलॉजिकल में आते हैं वायरसेस। कुछ वायरसेस के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे: हेपेटाइटिस, देन एप्स्टन बार, एंड देन कप हर्पेस एंड ह्यूमन पैपिलोमा। ओके, तो अब हम लोग कोई भी कार्सिनोजन कैसे कैंसर को प्रमोट करता है वो देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्सिनोजेंस, पहले रेडिएशंस कैसे करते हैं। तो रेडिएशंस ब्रिंग चेंजेस इन द सेल्स of the in the cells nuclei and transform them into cancerous cells। रेडिएशन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस लाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नाउ केमिकल, nicotine as well as other agents promote cell keratinization। Nicotine as well as other agents promote cell keratinization leading to death or ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, केमिकल क्या करते हैं, जैसे निकोटीन है वो प्रमोट करते हैं केराटिनाइजेशन,
जिसकी वजह से सेल्स की डेथ होती है या तो वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं कैंसरस सेल में। नाउ टॉकिंग अबाउट फिजिकल एजेंट्स, दे ब्रिंग चेंजेस इन द रेस्पिरेटरी टिश्यूज इनटू विच दे आर कॉन्टैक्ट। तो वो चेंजेस लाते हैं उनके रिस्पेक्टिव टिश्यूज के अंदर जिसके भी वो कांटेक्ट में आते हैं। जैसे हमने एक फिजिकल का एजेंट पढ़ा है शार्प टीथ, तो शार्प टीथ किसके कांटेक्ट में आ रहा है, ओरल म्यूकोजा, तो म्यूकोजा के अंदर वो लोग चेंजेस लाते हैं जिससे वो कैंसरस हो जाते हैं। और फोर्थ है बायोलॉजिकल एजेंट, उसमें है वायरसेस। नाउ वायरसेस हैव ऑन्कोजीन विच ट्रांसफॉर्म प्रोटो ऑन्कोजीन्स इनटू ऑन्कोजीन्स लीडिंग टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द सेल्स। वायरसेस क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी में प्रोटो ऑन्कोजीन है, प्रोटोन्कोजीन मतलब ये एक इनएक्टिव जीन है। ऑन्कोजीन मतलब कैंसर कॉजिंग जीन, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है प्रोटो। तो ये जो वायरसेस हैं ये इस प्रोटोन्कोजीन को एक्टिवेट कर देते हैं ऑन्कोजीन में, जिसकी वजह से वो फर्दर कैंसर कॉज करने के लिए शुरुआत करता है, कॉजेस कैंसर। ओके, नौ कैसे डिटेक्ट करेंगे कैंसर अगर हो जाए, तो हाउ विल डिटेक्ट एंड डायग्नोस। तो सबसे पहला जो एग्जामिनेशन है जो हम यूज करते हैं वो है ब्लड एग्जामिनेशन। ओके, ब्लड एग्जामिनेशन के थ्रू हम जा सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लड में भी कैसे करते हैं, डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर मार्कर्स लाइक टू फीटोप्रोटीन, अल्कलाइन फॉस्फेट एंड अदर्स प्रोटीन। इसका दो तीन प्रोटीन्स हैं जो ब्लड में हम इनिशियली स्टेज पे अगर डिटेक्ट करें, जैसे ब्लड में ग्लूकोज डिटेक्ट करते हैं, तो वो हमें कैंसर कॉजिंग प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने में मदद करता है। तो कौन कौन से जीन है, एक है एएफपी, अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्कलीन फॉस्फेटेस एंड अदर प्रोटीन हेल्प्स टू इवेल्युएट वेरियस कैंसर। ओके, तो अल्फा फीटोप्रोटीन एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेस। तो बायोप्सी की बात करें तो बायोप्सी में अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू is cut, stained, and is observed under microscope, and it depicts the level and stages of various cancer. मान लो किसी को स्किन के अंदर कैंसर है, तो हम स्किन का छोटा सा टुकड़ा उस अफेक्टेड एरिया से निकालेंगे और उसकी माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे। स्टडी करने से पहले हमें टिश्यू को स्टेन करना पड़ता है। तो एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल जो भी डाइस है उसको स्टेन करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज की वजह से बायोप्सी जो टिश्यू के अंदर चेंजेस आए हैं वो सब हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू। नाउ उसके अंदर क्या चेंजेस दिखते हैं, बेसिकली हमें उसमें केराटिनाइजेशन दिखता है, न्यूक्लियस का रेशो बढ़ जाता है क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन हो रहा है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का रेशो फर्क उसमें चेंज आ जाता है, यूजुअली साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है न्यूक्लियस का के कंपेयर में। तो न्यूक्लियस की साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस इस टू साइटोप्लाज्म रेशो बढ़ जाता है। नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है कि उसके अंदर अनइवन सेल डिविजन्स दिखेंगे न्यूक्लियस के अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हम डिटेक्ट करते हैं कि कैंसरस है कि नहीं है। ओके, नाउ ये था बायोप्सी। नेक्स्ट है एफएनएसी, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इससे क्या करते हैं, मान लो कैंसर की वजह से वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है। ओके, वहां पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, उस फ्लूइड में से उस फ्लूइड में हम नीडल को इंजेक्ट करते हैं और फ्लूइड थोड़ा सा निकालते हैं। नो व्हेन वी रिमूव बिट ऑफ फ्लूइड, वो फ्लूइड को फिर कल्चर किया जाता है और उसकी स्टडी की जाती है। ओके, फ्लूइड फ्रॉम द साइट इज कलेक्टेड एंड एग्जामाइंड, और फिर उसकी रिसर्च की जाती है कौन से सेल्स हैं, क्या कैंसरस एक्टिविटी है, कौन सा स्टेज है कैंसर का। ओके, कैंसर का स्टेज बेसिकली क्या बताता है, कितना फॉर्म का प्रोलिफरेशन हुआ है। अगर न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो बहुत ज्यादा है, टीलोमेरेस एक्टिविटी बहुत हाई नंबर पे है ब्लड में, तो वो स्टेजेस होते हैं
कि अगर 5 to 10 पे है तो स्टेज 1, 10 to 20 के रेंज में है स्टेज 2, और उससे ज्यादा हो तो 20 से 30 या मोर देन 20। तो जितनी ज्यादा एक्टिविटी रहेगी उतना ज्यादा उसका स्प्रेडिंग नंबर रहेगा। क्योंकि आप सोचो, आपकी स्किन का सेल या स्किन का सेल जो भी है वो 24 आवर्स में डिवाइड होता है, और हमारे स्किन और फेस पे मिला के ही बिलियन ऑफ सेल्स होंगे। वो सेल्स 24 आवर में डिवाइड होते हैं, और हमें पता चलता है क्या? नहीं। तो सोचो, अगर कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टी आ जाए उनमें, तो वो जब बिलियन सेल एक दिन में डिवाइड कर सकते हैं, तो एक दिन में कैंसर प्रॉपर्टी आने की वजह से कितने ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं। ओके। तो बहुत डिसीज कॉजिंग या बहुत ज्यादा हाईली प्रिसाइज है ये चीज। यूजुअली कैंसर जल्दी डिटेक्ट नहीं होता, ये डिटेक्ट हो जाए देन इट इज क्यूरेबल। ओके। नाउ एक्सरे, सीटी स्कैन एंड एमआरआई, ये भी कुछ टेक्निक्स हैं। नाउ उसमें क्या है, दिस टेक्निक्स आर यूज्ड टू कॉन्टैक्ट कैंसर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अगर कैंसर इंटरनल ऑर्गन में है, अब बाहर है, तो हम उससे नीडल से ब्लड निकाल सकते हैं। उसकी साइटोलॉजी, थोड़ा सा स्किन निकाल के स्टडी कर लो, फ्लूइड निकाल के स्टडी कर लो। पर अगर वो अंदर के ऑर्गन्स में है, अब उस अंदर के ऑर्गन को तो बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वरना वैसे ही डेथ हो जाएगी। तो अंदर के ऑर्गन्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग एक्सरे, सीटी स्कैन एंड एमआरआई यूज करते हैं। ओके। नाउ सीटी स्कैन जो है वो 3D और मोस्ट एक्यूरेट देता है। सीटी स्कैन गिव्स 3D एंड मोस्ट एक्यूरेट एग्जामिनेशन ऑफ द कैंसर, while एमआरआई जो है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन अभी हमने ऊपर भी पढ़े, यूवी एंड इंफ्रारेड भी है। इट यूजेस नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और मैग्नेटिक फील्ड यूज करता है टू डिटेक्ट द टिश्यू चेंजेस। नाउ एमआरआई इज द सेफेस्ट टेक्निक टू डिटेक्ट द कैंसर। ये नीट का क्वेश्चन है। एमआरआई जो है सबसे सेफेस्ट, और कौन सा है? बायोप्सी। बायोप्सी में भी ज्यादा रिस्क नहीं है, आप छोटा सा टुकड़ा निकाल रहे हो तो उसमें भी कोई रिस्क नहीं है। बट अगर टोटल सब में बात करें, एफएनएसी में से, बायोप्सी में से, सीटी स्कैन में से, एक्सरेस में से और एमआरआई में से बात करें, तो सबसे सेफेस्ट है इनमें से एमआरआई फर्स्ट, सेकंड बायोप्सी। अब बाकी खराब क्यों है? सीटी स्कैन के अंदर बहुत ज्यादा रेडिएशंस होते हैं। वो रेडिएशंस बहुत सारे ऑर्गन्स में कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टीज बना देते हैं। आपको पता है, आप एक बार एक्सरे कराते हो तो कम से कम अगले 1 हफ्ते तक बॉडी को दोबारा रेडिएशन से एक्सपोज ना किया जाए, ऐसा डॉक्टर बोलता है। जबकि जब आप सीटी स्कैन कराते हो तो आप एक साथ 400 बार, 400 टाइम्स एक्सरे ले रहे हो, इतनी ज्यादा रेडिएशन निकलती है। तो एक बार सीटी स्कैन कराओ तो अगले 6 महीने तक आप सीटी स्कैन दोबारा नहीं करा सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि जो नॉर्मल सेल्स हैं वो प्रोटॉन को जिन से ऑन्कोजिन में कन्वर्ट हो जाए। रेडिएशंस के कारण बहुत ज्यादा कैंसर कॉज होते हैं। ओके। तो इसलिए सीटी स्कैन ऑल्दो सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट व्यू देता है, बट सबसे बेस्ट टेक्निक है एमआरआई। ओके। नाउ मॉडर्न टेक्निक में क्या यूज होता है? उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज होती हैं। ओके। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन आर यूज्ड टू डिटेक्ट द कैंसर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक कॉजेस। ओके। एंटीजन को हम डिटेक्ट करते हैं, कोई कैंसर का कोई एंटीजन है, जैसे अगर बायोलॉजिकल है तो वायरस ढूंढेंगे, केमिकल है तो कौन से केमिकल्स की वजह से वो स्टिमुलेटेड है, जैसे ओरल कैंसर में टोबैको है। तो मॉडर्न टेक्निक में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक केसेस एक्सेट्रा। तो हाउ वी विल ट्रीट इट? ओके, हाउ वी विल ट्रीट इट? ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले सर्जरी है। सर्जरी में क्या है? रिमूविंग द कैंसरस मास या टिश्यू या ऑर्गन कंप्लीटली। अगर वो किसी एक जगह पे इकट्ठा है तो उस पूरे मास को बाहर निकाल लो। अगर वो किसी टिश्यू के अंदर स्प्रेड हो गया तो वो पूरी टिश्यू को रिमूव करो। अगर वो किसी ऑर्गन के अंदर है तो वो पूरा ऑर्गन रिमूव करो अकॉर्डिंगली। ओके। तो सर्जरी वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल है। और सर्जरी भी कैसे करते हैं? मान लो कि ये लीवर है और हेपेटिक कैंसर किसी को हुआ है इतने रीजन में। ओके।
तो डॉक्टर क्या करता है, इससे 3 to 4 सेंटीमीटर ज्यादा ही स्किन काटता है, क्योंकि उनको लगता है कि आसपास के स्किन में भी कैंसरस चेंजेस हुए होंगे। ओके, तो 2 या 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा और काटा जाता है, ताकि स्प्रेड अगर थोड़ा बहुत हुआ हो तो वो बचा सके, क्योंकि यहाँ तक है तो इसके आसपास के सेल्स में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ ही होगा। तो ये हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा स्किन रिमूव करते हैं, ताकि कैंसर जो है वो यूजुअली डिटेक्ट हो, मतलब स्प्रेड ना हो आगे चल के फ्यूचर में, वरना वो रीग्रेस हो जाता है। रीग्रेस का मतलब दोबारा आ जाता है। तो सेकेंड इज रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का मतलब क्या होता है, उसमें हम रेडिएशंस देते हैं। जहाँ पे भी कैंसर का ट्यूमर है उसको हम रेडिएशन के थ्रू किल करते हैं। ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड टू किल द ग्रोइंग ट्यूमर मास। एग्जाम्पल मान लो ये कोई एरिया है, यहाँ पे एक्सेसिव सेल्स के प्रोलिफरेशन हुए हैं, यहाँ चाहिए थे 5 सेल्स पर यहाँ पे एक्सेसिव सेल का मास बन गया है। अब इस सेल्स को हम लोग रेडिएशन के थ्रू हीट करते हैं, क्योंकि इनका न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है। तो रेडिएशंस में इनका न्यूक्लियस मर जाता है और सेल ऑर्गेनल्स मर जाते हैं। जैसे सेल ऑर्गेनल्स मर जाएगा, न्यूक्लियस मर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेल वो पूरा का पूरा ट्यूमर मास डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और एट द एंड हम लोग वहां से जो मासेस हैं बल्क में एक्स्ट्रा सेल्स के, उसको खत्म कर सकते हैं। ओके, तो यूजुअली हम क्या यूज करते हैं, कोबाल्ट यूज करते हैं, या आयोडीन का 131 आइसोटोप्स यूज करते हैं। कोबाल्ट 16 एंड I-131 आर कॉमनली यूज रेडियोथेरेपीज। ओके, C16 and I-131 आर कॉमनली यूज रेडियोथेरेपीज। नाउ साइड इफेक्ट्स क्या है रेडियोथेरेपी के, नारकोसिस, फिर रेडिएशन देने से नार्कोसिस मतलब इन्फेक्शन हो सकता है और किसी स्किन का, प्लस फ्रेजाइल हो जाता है। ओके, उस पार्ट का। सेकेंड इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि हम लोग जो भी कैंसरस सेल्स हैं उनको किल करते हैं और उनका न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन इनहिबिट कर देते हैं। जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो इस सेल का न्यूक्लियस, या XYZ सेल जो कैंसरस फॉर्मिंग सेल्स हैं, उसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होगा। तो न्यूक्लियस अगर प्रॉपर डेवलप नहीं है तो सेल ग्रोथ होना बहुत रेयर चांस है कि वो ग्रोथ हो। तो हमारा मेन काम कीमोथेरेपी में होता है टू किल द टू इनहिबिट द डीएनए सिंथेसिस। ओके, तो कुछ कुछ ड्रग्स के नाम मैंने यहाँ कीमोथेरेपी के लिखे हैं, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। ओके, तो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन ये आपको याद रखना है, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। VIN BLASTIN, दोनों एक वीड से मिले हैं। वीड मतलब अलगी। ओके, कैंथ्रैंथोसिस से मिले हैं, पर आपको ये याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। ओके, साइड इफेक्ट्स क्या हैं कीमोथेरेपी के, आपने देखे होंगे जो भी कैंसर के ट्रीटमेंट करते हैं कुछ दिनों बाद उनके बाल झड़ने लगते हैं, वो लोग टकले हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। तो एलोपेशिया है और एनीमिया है, ब्लड के अंदर काफी हद तक हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो एलोपेशिया इज लॉस ऑफ एयर, एंड एनीमिया कि हीमोग्लोबिन काउंट पर 100 ml पे ब्लड में कम हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ अबो ड्रग्स एज वेल एज थेरेपीज आर द मेन ट्रीटमेंट। रेडियोथेरेपीज और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स को भी यूज करते हैं। ठीक है, विनब्लास्टिन विनक्रिस्टिन आप याद रखना। मॉडर्न टेक्निक में क्या है, विच बूस्ट द इम्यून सिस्टम कॉल्ड एज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स लाइक अल्फा इंटरफेरॉन्स। अल्फा इंटरफेरॉन्स यूज करते हैं। अल्फा इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं, ये लोग छोटे से छोटे, जो भी ऊपर हमने पढ़ा अल्फा फीटो प्रोटीन्स, ऐसे छोटे से छोटे ब्लड में प्रोटीन्स है उसको डिटेक्ट करते हैं। अगर कहीं कैंसरस कॉजिंग सेल है तो उनके इस रिसेप्टर से वो लोग उसको वहीं पे उसी टाइम किल कर लेते हैं। तो डिटेक्शन में भी काम आता है और किलिंग के भी काम आता है ये। ओके,
which boost the immune system. Biological response modifiers like alpha interferon are used. इसमें आई गेस एक चीज डिस्कस नहीं हुई है, वो ये है कि कैंसर जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। ओके, इसमें नहीं दिया आई गेस, पर मैं आपको बताता हूँ। कैंसर दो टाइप्स के हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। ओके, दो टाइप्स है मेजरली। बिनाइन कैंसर जो होते हैं वो लोकलाइज होते हैं, एक जगह पे ही रहेंगे, दे विल नॉट स्प्रेड। पर मैलिग्नेंट विल हैव द स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं मेटास्टैसिस। ओके, मेटास्टैसिस का मतलब होता है दे विल ट्रांसफर। अगर वो लंग्स में है तो वो स्टमक में जा सकता है, अगर वो स्टमक में है तो इंटेस्टाइन में जा सकता है। बट बिनाइन है तो वो लोकलाइज रहेगा, वो वहीं का वहीं रहेगा और कहीं स्प्रेड नहीं होगा। तो malignant cancer is more dangerous. Okay, डन। तो आप ये याद रखना, ठीक है। दो टाइप है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। एक मेटास्टैसिस शो करता है, एक मेटास्टैसिस शो नहीं करता। एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया है, एक कैंसर, एक कार्सिनोमा बोलते हैं, दूसरे को हम सार्कोमा बोलते हैं। मसल्स के जो ओरिजिन कैंसर्स होते हैं उसको हम सार्कोमा बोलते हैं। ओके, तो वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑन 4th Feb, ये याद रखना। ऑन्कोलॉजी याद रखना। किससे डिटेक्शंस करते हैं वो याद रखना, बायोप्सी, एफएनएसी, फाइन नीडल एस्पिरेशन, एंड देन आपके पास है एमआरआई एंड सीटी स्कैन। ओके, एजेंट्स का नाम याद रखना, रेडिएशन, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। ओके, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर दिस लेक्चर। आप घर पे एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, आज हमें टाइम नहीं मिला, मैं या तो कल के लेक्चर में एक बार एनसीईआरटी रीड कर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर योर क्वालिटी टाइम। एक बार घर पे सिर्फ रीड कर लेना।